जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में स्वागत है। आज के लिए आप लोगों के लिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो MP टेट का जो आपके वर्ग 3 की जिसमें आपका EVS वाला जो पार्ट है उसका हम फर्स्ट टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, आपकी जो हम आपका एक क्लास चल भी रही है जो है हिंदी की। MP टेट की जो आपकी हिंदी की क्लासेस हैं वो रेगुलर आपके चैनल पे आपको दिखती हैं, रेगुलर आपके चैनल पे डाली जा रही हैं। आज से हमने नया टॉपिक एक और स्टार्ट कर दिया है आपके EVS का। EVS में जो आपके फर्स्ट टॉपिक है परिवार और मित्र, आज हम आपके लिए वो लेकर आए हैं। साथियों, अगर आप भी MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट का आपने फॉर्म डाल दिया है, तो आप हमारी क्लास ज़रूर देख सकते हैं और उन लोगों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा जो इन क्लासेस के लिए उनके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट आज हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिनने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है, तो पहले वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फिर इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें अपने ग्रुप्स वगैरह में। जहाँ पे भी आपके ग्रुप्स हो, स्टडी ग्रुप्स हो, आप उनमें ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक ये क्लास पहुँच सके जिनको MP टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको इनकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है और आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारी जो हिंदी की क्लासेस डल रही हैं वो आपकी क्लासेस डल चुकी हैं, ढेर सारी क्लासेस आपकी, है ना। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख भी सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो नया टॉपिक है हम पहले वो स्टार्ट कर देते हैं EVS का। EVS में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा परिवार और मित्र है, जिसकी आज क्लास फर्स्ट है ना, जो आपके पूरा जो नए न्यू सिलेबस है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको पढ़ाया जा रहा है ना। चलिए, तो आपका जो पहला टॉपिक हम देखेंगे परिवार और मित्र, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हमारी फैमिलीज़ के बारे में देखेंगे। हमारी फैमिली हम मतलब इसमें आपको संयुक्त परिवार, है ना, जॉइंट फैमिली जो रहेगी ये सारी दिखाई देंगे। पैतृक मातृक परिवार दिखाया जाएगा। ऐसे सब बहुत सारी परिवारों के बारे में, जो भी परिवार की स्टार्टिंग होती है ना, कहाँ से परिवार स्टार्ट होता है, इन सब के बारे में आज हमारी क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिवार को समझते हैं। परिवार क्या होता है? मानवीयता संदर्भ में रक्त परिवार, रक्त आत्मीय, है ना, जो आपके आत्मा से जुड़ा हो, है ना, सहनिवास से संबंधित लोगों का समूह होता है। कि क्या बोला इसने कि मानवीय संदर्भ में, मतलब मानवों के अनुसार अगर हम परिवार देखें तो परिवार क्या होता है? तो परिवार जो होता है वो रक्त संबंध से जुड़ा होता है, आत्मीयता और सहनिवास के से संबंधित लोगों का जो समूह होता है, जो एक साथ रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार में सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग, लगाव और देखभाल की भावना होती है। जब हमारे एक फैमिली में हम लोग रहते हैं तो उस फैमिली में आपको एक दूसरे के प्रति अपनापन, एक दूसरे के प्रति लगाव, उनकी तकलीफ़, उनके बारे में हमें महसूस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? परिवार के प्रति हमारी जो भावना होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे परिवार कहलाते हैं। परिवार बच्चों के समाजीकरण के लिए प्राथमिक संस्था होती है। अब देखिए, परिवार जो होती है वो बच्चों के समाजीकरण, एक बच्चा किस प्रकार के समाज में ढला जा रहा है, इसका मेन आपका हम बोल सकते हैं जो नींव होती है वो परिवार होती है। आपके परिवार, अगर आप सिंगल फैमिली में रह रहे हैं तो बच्चों का व्यवहार, बच्चों का रहन सहन एक अलग ढंग से होता है, और अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो बच्चों का भी जो भी उनका आचरण, जो भी उनका व्यवहार वो अलग होता है। ये व्यक्ति के सामाजिक जीवन के आधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा जो परिवार रहता है, हमें वो हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें हमें किस प्रकार से ढालना है, ढलना है, ये सब हमारे कौन सिखाता है? हमारा परिवार हमें सिखाता है। और ये वह स्थान है जहाँ मनुष्य पहली बार सामूहिक रूप से रहना सीखता है। और सबसे पहले परिवार ही, देखिए, हम पहले परिवार में रहते हैं, इसके बाद हम समाज में रहते हैं, और समाज में रहने का हमें जो तरीका है, जो भी आचरण है, उसकी जो संस्कार है, वो हमें कौन सिखाता है? वो हमारा परिवार हमें सिखाता है। ये आप याद रखिएगा। परिवार समाज की मूलभूत इकाई होती है। समाज की एक मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? परिवार। आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, आपका परिवार, परिवार समाज की एक इकाई होती है ना। समाज बहुत बड़ा होता है और जिसकी एक इकाई परिवार, क्योंकि कई परिवारों से मिलकर हम बोल सकते हैं, देखिए, कई लोगों से मिलकर एक घर बनता है, और कई घरों के, मतलब हम बोल सकते हैं कई परिवारों के मिलने से हमारा कॉलोनी, कॉलोनी के मिलने से हमारा एक
एक शहर, शहर के मिलने से हमारा देश निर्माण होता है। उसी प्रकार समाज की एक इकाई हम किसको के मान सकते हैं, तो समाज की जो एक इकाई है वो हम हमारे परिवार को मान सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको आई होप आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए, ये हमारे परिवार के प्रकार है ना। तो देख लीजिएगा, न्यूक्लियर फैमिली होती है, आपकी जॉइंट फैमिली होती है, हमारी मातृत्व फैमिली होती है जो हमारी मम्मी की तरफ से होती है ना, नानी वगैरह जो होती है हमारी, है ना, ये वाली फैमिली होती है। फिर इसके बाद हमारे पिताजी की तरफ से हमारी बुआ, है ना, हमारी दादी, हमारे चाचा जी, है ना, जो हम बोलते हैं अंकल आंटी, ये सब हमारे पापा की तरफ से मतलब हमारे पैतृक संबंध में दिखाई देती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे एकल फैमिली, है ना। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, एकल परिवार किसे कहते हैं। देखिए, एक परिवार जिसमें एक वैवाहिक जोड़ा अपने अवैवाहिक बच्चों के साथ रहता है। क्या बोला है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। एक वैवाहिक जोड़ा जो अपने अवैवाहिक बच्चों के साथ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं। इसे कभी कभी वैवाहिक परिवार भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैवाहिक परिवार किसे कहते हैं, तो एकल परिवार को ही कहते हैं, जिसमें हम हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं और उसमें कोई हमारे अदर कोई नहीं रहता। मतलब हमारे दादा दादी हमारे साथ नहीं रहते, हमारे चाचा चाची हमारे साथ नहीं रहते, है ना। वो एकल यानी सिर्फ अपन बोल सकते हैं कैसा, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। ये आप याद रखते हुए चलिए। तो एकल परिवार किसे कह रहे हैं हम, जहाँ पे केवल वैवाहिक जोड़ा और उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपके एकल परिवार। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं विस्तारित संयुक्त परिवार किसे, अब संयुक्त यानी जॉइंट फैमिली किसे बोलेंगे, देखते हैं। अब देखो, ये एक ऐसा परिवार होता है जिसमें एक वैवाहिक जोड़ा माता पिता, दादा दादी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ रहता है। मतलब हमारे जो पापा मम्मी हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो हमारे साथ, हमारी दादा दादी, हमारे चाचा चाची और अन्य लोग भी हमारे साथ रहते हैं। मतलब उनके बच्चे, हमारे कजिन्स, ये सब लोग हमारे साथ रहते हैं। तो हम उसे संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हैं। पहले भारत में ज़्यादातर परिवार इसी तरीके से होते थे, लेकिन अब संयुक्त परिवार की अवधारणा कमज़ोर होती जा रही है। और ये क्यों होता जा रहा है, क्योंकि संयुक्त परिवार एक मजबूती के साथ टिका रहता है और हम जैसे ही एकल परिवार में जाते हैं तो हमारी जो मजबूती है, हमारी जो नींव है, वो कमज़ोर हो जाती है ना। तो एकल परिवार हम रहते तो हैं, हाँ, किसी कारणवश हमें अगर हमारे एकल परिवार में रहना पड़ रहा है, वो जॉब हो सकती है या जॉब के कारण बाहर जाना होगा, या बच्चों की पढ़ाई या आप खुद की पढ़ाई, आपकी शिक्षा, इन कारणों से अगर आप एकल परिवार में बैठ रहे हैं तो कोई इसमें आप उसमें, हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें कोई भी परेशानी है, पर आप किसी भी अन्य कारण से, है ना, किसी अन्य कारण से अगर असंयुक्त परिवार से एकल परिवार में रहते हैं तो ये आपके लिए आपकी नींव के लिए अच्छा नहीं होता। अब देखिए, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारी पुरानी, मतलब हम बोल सकते हैं पहले जो हमारे संयुक्त परिवार की थी उनकी अवधारणा ऐसी थी, याद रखिएगा। लेकिन है ना, आपके जो अगर एकल परिवार होता है तो वो कैसे होते जा रहे हैं, अवधारणा जो होती जा रही है वो कमज़ोर होती जा रही है। मतलब एकल परिवार में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आ जाएगा मातृस्थानीय, जिसे मैटरनल बोलते हैं हम, हाँ, हमारी मम्मी की तरफ से, हमारी माता की तरफ से जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारी जो मतलब हम बोल सकते हैं हमारी माँ की तरफ से, ये एक ऐसा परिवार है जहाँ माँ परिवार की मुखिया होती है। जहाँ कौन होती है, माँ परिवार की मुखिया होती हैं। और इस प्रकार की परिवार में जोड़े शादी के बाद महिला के परिवार के साथ या उसके निकट रहते हैं। मतलब जहाँ पे हमारी माँ हेड होंगी, है ना, और जो शादी वैवाहिक में जो जोड़े वगैरह आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे, तो वो हमारी माँ के साथ रहेंगे। माँ मतलब इसमें जो आपका मातृस्थानीय है, इसमें माता जो होती है वो मेन होती है, बस हमें याद रखना है ना, कौन मेन होती है, माता मेन होती है इसमें, ये आपको अच्छे से याद रखते हो चलना है। इस परिवार में जोड़े शादी के बाद महिला के परिवार के साथ या उनके निकट रहते हैं। महिला मतलब जो आपकी माता है उनके साथ रहेंगे, है ना, और उनकी जो शादी वैवाहिक जोड़े, उनके जो बच्चे रहेंगे उनके पास रहेंगे, है ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मातृस्थानीय परिवार हो जाएगा। मतलब माँ के साथ रहना, किसके साथ रहना, माँ के साथ रहना, ये आप याद रखे हुए चलिएगा। अब सेकंड देखते हैं कि पैतृस्थानीय परिवार क्या होता है। अब पैतृ मतलब पिता से संबंधित ऐसा परिवार जहाँ
पिता जो होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपके कौन होंगे, आपके जो पिता हैं वो परिवार के मुखिया होंगे। और इस प्रकार के परिवार में दंपत्ति विवाह के बाद पुरुष के परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की जो होंगी तो उसमें पुरुष के साथ रहेगी दंपत्ति, जो परिवार उनमें बच्चों के विवाह हो रहे हैं वो किसके साथ रहेंगे, आपके पिता के साथ रहेंगे। माता भी रहेंगी, पिता भी रहेंगे, मगर जहाँ पे बाई चांस किसी कारणवश पिता नहीं है ना, और वो आपकी माता जो हैं वो अपने परिवारों के साथ रहने लगी हैं, फिर इसके बाद उनके जो बच्चों की शादी हुई तो वो भी उनके साथ रहने लगे, तो मातृस्थानीय परिवार हो जाएगा। मगर बोल सकते हैं पितृस्थानीय परिवार जो हो जाएगा उसमें पुरुष क्या होगा, प्रधान होगा, पिता जो होंगे हमारे मेन हेड होंगे। ये आपको याद रखते हुए अच्छे से चलना है। और उनके साथ जो दंपति वाला जो परिवार रहेगा वो भी उनके साथ उन्हीं के निकट रहेगा। ये भी आप याद रखते हुए अच्छे से चलिएगा। फिर आ जाता है सजातीय परिवार। अब सजातीय परिवार किसे बोलेंगे, तो सजातीय परिवार का अर्थ होता है एक रक्त की हम बोल सकते हैं एक ही रक्त का इसका मतलब होता है। सजातीय मतलब होता है एक ही रक्त का, है ना, याद रखिएगा। इस तरह के परिवार में एक ही पूर्वज के वंशज व्यक्ति के साथ रहते हैं। जैसे हम बोल सके हमारे दादाजी अगर बाई चांस 4 भाई, जी हमारे दादाजी रहे, है ना, और ये हमारे आपके लिए दादाजी हैं। अब इन दादाजी के भी कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, ये आप याद रखते हुए चलिएगा, है ना। अब इनके भी क्या है, ये चारों भाई एक साथ रह रहे हैं। अब इनके भी जो बच्चे होंगे, है ना, इनके जो बच्चे होंगे, अब इनकी परिवार के जो बच्चे होंगे, है ना, इनके परिवार के जो बच्चे होंगे ये भी साथ रह रहे हैं। फिर इनके परिवार के जो फैमिली के जो आपके चिल्ड्रंस होंगे ये भी साथ रह रहे हैं, और ये लोग भी साथ रह रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इस तरीके का जो परिवार होता है वो रक्त संबंधित परिवार होता है, सजातीय परिवार होता है, जिसमें आपके रक्त वंश मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें हमारे वंश से रिलेटिव सब लोग कैसे रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। याद रखते हुए चलिएगा, है ना, पूरा कैसे रह रहे हैं, एकदम पूरे ग्रुप में रह रहे हैं ये लोग। बड़ी सी हम बोल सकते हैं बड़ी सी फैमिली, बड़ा सा घर में हमें ये सब लोग साथ रहते हैं, इसे बोलते हैं सजातीय परिवार। ये आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे देख लें हम लोग। अब आ जाएंगे परिवार की विशेषता। अभी तक हमने परिवार के बारे में जाना था। हमने कौन कौन से परिवार देखे, सबसे पहले हमने एकल परिवार देखा, इसके बाद हमने संयुक्त यानी विस्तारित परिवार देखा, फिर इसके बाद हमने कौन सा देखा, मातृ स्थानीय परिवार देखा, पितृ स्थानीय परिवार देखा, इसके बाद सजातीय परिवार देखा। इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के क्या देखे हैं, तो 5 प्रकार के हमारे परिवार का एक मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चार्ट बताया था फर्स्ट वाला, है ना, इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के हमारे फैमिली के टाइप्स देखे थे, है ना। तो ये आपने न्यूक्लियर ज्वाइंट, है ना, ये पैटर्नल, फिर मैटरनल, इस तरीके से हमने जो देखे थे 5 प्रकार के हमारी फैमिली के टाइप्स देखे थे, है ना। यह मैंने आपको अभी बता दिए 5 प्रकार के। फिर इसके बाद अब हम फैमिली की जो भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो देखते हैं। फैमिली की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या विशेषता होती है, चलिए इसके बारे में वो जान लेते हैं। कि अनुवांशिक संबंध, अब क्या होता है, कुछ होते हैं अनुवंशिक संबंध, है ना, जो हमारे हम बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। परिवार के सदस्य अनुवांशिक द्वारा, है ना, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे हम DNA बोलते हैं ना, DNA, है ना, इनसे जुड़े हुए DNA, इनसे जुड़े हुए जो हमारे संबंध होते हैं, तथा गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं आपके अनुवांशिक जैसे हमारे जो अंदर हमारे जीन्स होते हैं, जो DNA होते हैं, वो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, और फिर आने वाली पीढ़ी में जो भी बच्चे होते हैं उन्हें हमसे DNA मिलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा संबंध कैसा आता जा रहा है, अनुवांशित होता जा रहा है ना। अनुवांशिक यानी बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा, उनके कोई जीन्स जो है हमारे अंदर आए, हमारे से हमारे बच्चों में गए, इस तरीके से अलग अलग तरीके से जीन्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते चले जाते हैं, और कुछ गुण जो है वो पहले से अभी तक कुछ बरकरार रहते हैं, चले आते हैं। इन्हें बोलते हैं अनुवंश, मतलब DNA द्वारा जो जुड़े रहते हैं, DNA से एक दूसरे में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। ये आपको याद रखते हुए चलना है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे आर्थिक परिवार, है ना, आर्थिक कार्य। अब आर्थिक कार्य कैसे देखेंगे, तो चलिए आर्थिक कार्य में देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, परिवार में अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों की किसी भी आर्थिक गतिविधियों का संकलन होकर धन कमाते हैं। अब देखिए, आर्थिक मतलब परिवार के जो लोग होते हैं, अब एक साथ रह रहे हैं तो एक साथ ही उनकी जो कमाई होगी, एक साथ ही उनकी क्या होगी, जो उनके आर्थिक जो व्यवस्था है, मतलब जहाँ से उनकी पैसे आ रहे हैं, जहाँ से उनकी कमाई हो रही, जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो एक जगह ही एकत्रित होता है, संलग्न होकर धन कमाते हैं। मतलब सब लोग साथ में रहकर, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं ना। ये भी आप याद रखते हुए चलिएगा। फिर दूसरा होता है विवाह की अनिवार्यता। अब देखिए, आप कोई सी फैमिली में रह रहे हैं, तो आप जब आपके बच्चे, है ना, शादी के उम्र हो जाती
जाते हैं तो उन लोगों की शादी होती है, तो विवाह की अनिवार्यता भी होती है। एक फैमिली की क्वालिटी होगी, क्या क्या क्वालिटी होगी, सबसे पहले उस फैमिली की जो क्वालिटी होगी उसमें हो गया अनुवांशिक संबंध। अनुवांशिक संबंध के बाद दूसरी उसकी क्वालिटी होगी आर्थिक कार्य। दूसरी क्वालिटी क्या होगी इसकी, आर्थिक कार्य। अब जब हम तीसरी क्वालिटी के बाद जाएंगे विवाह की अनिवार्यता, मतलब वहाँ पे विवाह की अनिवार्यता जरूरी है। फिर इसके बाद देखते हैं संतोष, हम बोल सकते हैं संतानों की प्राप्ति के लिए मानव किसी भी जीवित प्राणी यानी बहुत आवश्यक कार्य होता है। मतलब ये है संतोष उत्पत्ति जो होता है वो मानव और किसी भी जीवित प्राणी के लिए बहुत, हम बोल सकते आवश्यक, मतलब अगर आपका विवाह है तो आपके दूसरी संतान को उत्पन्न करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, हम बोल सकते हैं, कार्य होता है। क्या होता है, विवाह अनिवार्य जो होता है। विवाह परिवार और वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब ये क्या करता है, अगर आप विवाह आपकी एक मेन ज़रूरत होती है, मेन आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके परिवार की जो है श्रृंखला, हम बोल सकते हैं पीढ़ी, उसे आगे बढ़ाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने के लिए विवाह की अनिवार्यता होना आवश्यक होती है। सामाजिक सुरक्षा हम देखें तो परिवार अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है, सामाजिक सुरक्षा। अब आप एक परिवार में रह रहे हैं तो आपका जो परिवार है वो सुरक्षा प्रदान करता है, तथा है ना सुरक्षा प्रदान करेगा, और साथ ही सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी है ना इकाई होता है। और ये सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई क्या होता है, आपका सामाजिक सुरक्षा। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इन्हें आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। अब पूछ सकता है कि सामाजिक सुरक्षा की एक बुनियादी इकाई क्या होगी, तो आपकी सामाजिक सुरक्षा, है ना, ये आपको याद रखते हुए चलना है। तो परिवार की समस्या को है ना सुरक्षा प्रदान करना, और साथ ही समाज की सुरक्षा एवं बुनियादी की इकाई भी से माना जाता है। किसको माना जाता है, सामाजिक सुरक्षा को माना जाता है। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार कौन से काम करता है ना। अभी तक हमने परिवार की विशेषता देखी, तो किस तरीके के परिवार होंगे ये हमने विशेषता देखी। अब हम परिवार के कार्य देखेंगे। परिवार के कार्य कैसे होते हैं, परिवार के कार्यों को विभिन्न विचारकों द्वारा विभाजित किया गया है। परिवार में निम्नलिखित कार्य, सबने परिवार के अपने अपने अलग अलग कार्य बताए हैं, जिसमें मैकीवर ने परिवार के दो कार्य के रूप में इसे बताया गया है। किसने, मैकीवर द्वारा हम देखते हैं, है ना, दो रूपों में विभाजित किया है। सबसे पहले आवश्यक और अनावश्यक दो कार्य होंगे, है ना। मैकीवर क्या कहते हैं, दो कार्य, कौन से, आवश्यक कार्य हैं और कुछ अनावश्यक कार्य, मतलब जो आवश्यक है उन्हें भी करना है, जो अनावश्यक है उन्हें भी करना है। अब जैसे आर्थिक कार्य है ना, फिर इसके बाद हम देख सकते हैं प्रवचन होता है, शैक्षणिक कार्य होता है, यौन कार्य, आवश्यक कार्य होते हैं, अंतर्गत आते हैं। ये क्या होते हैं, आवश्यक कार्य के अंतर्गत। कौन कौन से आवश्यक कार्य के अंतर्गत आएंगे, आर्थिक, प्रजनन, शैक्षणिक और यौन कार्य जो होंगे वो आवश्यक होते हैं, जबकि मनोरंजक अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अनुसार बताया जा रहा है, तो याद रखना है, तो ये किसके अनुसार बताया जा रहा है, आपके मैकीवर के अनुसार बताया जा रहा है। किसके अनुसार, मैकीवर, है ना। मैकीवर के अनुसार क्या बताया गया है कि दो प्रकार के कार्य होंगे, आवश्यक, अनावश्यक। आवश्यक में जैसे आपका आर्थिक, पैसे, शैक्षणिक, है ना, यौन कार्य संबंधित होते हैं। मगर अनावश्यक कार्य जैसे मनोरंजन है, कहीं घूमने जाना है ना, तो ये अनावश्यक, इनका होना ना होना बराबर होता है। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो पा रहा है ये कार्य, तो कोई उनसे हमारे परिवार की जो गतिविधियाँ हैं वो हमारी बदलाएंगी नहीं, है ना, ये मेन उसमें बताया गया है। फिर हम दूसरे हमारे थिंकर के अनुसार देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, और वर्ण, जो आपके औक वर्ण जो है और निम्न फोक हैं उनके अनुसार देखते हैं, निम्न कॉफ जो है उनके अनुसार, है ना, ऑक वर्नर और निम्फॉक के अनुसार देखते हैं कि परिवार का कार्य जो है स्नेह आत्मक, आर्थिक, सुरक्षा आत्मक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं मनोरंजन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। इन दोनों ने क्या करा है, हमारे जो परिवार के कार्य हैं उन्हें कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो स्नेह आत्मक में कर दिया, आर्थिक में कर दिया, सुरक्षात्मक में कर दिया, धार्मिक में कर दिया, शैक्षणिक में कर दिया और मनोरंजन में कर दिया। इन हमारे जो हम बोल सकते हैं हमारा परिवार है, इन अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिए, क्षेत्रों में वर्गीकरण किया है ना, क्षेत्रों में इतने सारे में। फिर आ जाएगा हड वर्ग के अनुसार, जो हड वर्ग हैं इनके अनुसार देखते हैं, इन्हें 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। कौन कौन सा है, तो अर्थात प्राथमिक समूह, संतुष्टि, है ना, सहयोग और श्रम, विभाजन, बच्चों के देखभाल, है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा प्रशिक्षण,
यौन व्यवहार, है ना, विनियम एवं प्रजनन। इन सभी भागों में, 4 भागों में उन्होंने क्या करा है, उनके परिवार के जो कार्य हैं उन कार्यों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। अब देखिए, अब हमने परिवार देखा, परिवार की विशेषताएं देखी और परिवार के कार्य देखे। अब बच्चों के विकास में परिवार का क्या योगदान होता है, परिवार बच्चों के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण होता है और कितना उनके योगदान, मतलब उनके विकास के योगदान में कितना महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले आएगा हमारा पहला कि बच्चे का प्राकृतिक विकास उस परिवेश से प्रभावित होता है जिसमें वे रह रहा है। अब देखिए, हमारे जो बच्चे होते हैं घर में, वो हमारे घर का माहौल, हमारे घर का परिवेश किस तरीके से है, उसी परिवेश में बच्चों को ढाला जाता है, उसी परिवेश में बच्चे अपने आप को ढाल लेते हैं। फिर बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, है ना, बच्चों की जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करना, बच्चों के आहार, स्वच्छता, शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान परिवार का कर्तव्य होता है। अब एक परिवार है, उसमें बच्चों का उनके बच्चों की शारीरिक देखभाल, मतलब वो बच्चे कहीं बीमार तो नहीं हो रहे हैं, उनको लग गई है, चोट लगी है, गिर जाने के कारण, खेलने के कारण उनको चोटें लगी हैं, तो उनकी देखभाल करना, उन पर मलहम लगाना, बच्चा अगर बीमार है उसका हमें ट्रीटमेंट करवाना, उसका, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बच्चों के शारीरिक पोषण की देना, बच्चों के भोजन वगैरह की देखभाल करना, उनको उम्र के अनुसार उनको क्या पौष्टिक, हम बोल सकते हैं पोषण पूर्वक जो हम उसे आहार दे रहे हैं वो कैसा है, इन सब की देखभाल किस में अनुसार की जाती है, परिवार के माहौल में देखभाल में बच्चों की क्या की जाती है ना, देखभाल की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास, अब जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है उसमें हमें मदद मिलती है, इन सारी चीज़ों से बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है उसमें मदद मिलती है। माता पिता के वंशानुगत गुण, उनकी शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अब बच्चों के जो माता पिता के वंशानुगत जो भी गुण हैं, उनके अंदर जो गुण है वो बच्चों के अंदर जाते हैं, DNA के ज़रिए, है ना, बच्चों के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो भूमिका, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो भूमिका है वो बच्चों को और आगे बढ़ाती है। साथ ही, है ना, घर और आसपास का वातावरण बच्चों के मानसिक विकास में प्रभावित, हमारे आसपास हम किस माहौल में रह रहे हैं, किस स्थान पर रह रहे हैं, जिससे बच्चों की जो मानसिकता है वो किस तरीके से विकसित हो रही है ना, उनकी धीरे धीरे वो किस तरीके से विकास हो रहा है, उनके शारीरिक किस तरीके से विकास हो रहा है, ये सब एक परिवार और परिवार के आसपास का जो माहौल है, परिवार के आसपास की जो भी वहाँ पे वातावरण है उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, परिवार ज्ञान, मूल्यों, दृष्टिकोण और प्रथाओं के संचरण के लिए भी आवश्यक माध्यम होता है। अब परिवार जो होता है उनमें किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ना, बच्चों की किस तरीके से मूल दृष्टिकोण और जो उनकी प्रथाएं, उनके घर में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी उनके घर में संस्कार है वो बच्चों को किस तरीके से दिए जा रहे हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं बच्चों को किस तरीके से सिखाई जा रही है, ये सब भी वहाँ पे परिवार पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये भी आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए, अभी तक हमने फैमिली देख ली, अब हमने मित्र देखना है। मित्र यानी हमारे जो दोस्त रहते हैं उनके बारे में जानते हैं। अब हमारे दोस्तों के बारे में देखते हैं। अभी हमारा परिवार वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं आपके हमारे जो दोस्त होते हैं यानी मित्र होते हैं वो हमारे परिवार में, समाज में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं। अब हम दोस्तों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों के बारे में जब देखेंगे, है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपके स्नेह का संबंध हो, है ना, आमतौर पर यौन या पारिवारिक संबंधों का आप छोड़कर जिसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलने का अवसर मिलता है। साथ ही हम कुछ अपने नए दोस्तों को भी बनाते क्या है। देखिए, ऑक्सफोर्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें मित्र क्या बताया गया है, तो मित्रों को बताया गया है ऐसे व्यक्ति। देखिए, आप अपने परिवार को छोड़कर और आपके जो जिनसे आपके हम बोल सकते हैं यौन संबंध होते हैं उनको छोड़कर जो अदर व्यक्ति होते हैं उनसे हम जब मिलते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। ये आप याद रखिएगा, है ना, जो हमारे जीवन को आगे एक नई दिशा में ले जाने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। ये सब कौन होते हैं, ये हमारे दोस्त होते हैं। अब और देखते हैं हम लोग आगे।
है ना। सच्चा दोस्त सुख दुख बांटता है, मुश्किल हालात में हमारा साथ देखता है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ना। हम बोल सकते हैं सच्चा दोस्त यानी जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारी हर सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है। हम चाहे प्रॉब्लम्स में हों या हम अच्छी खुश हों, है ना, वो सब हर समय हमारे साथ रहता है। जो हमारा सबसे प्रिय मित्र होता है, सबसे करीबी मित्र होता है, वो हमेशा हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, हम उसकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से हमारा जो एक परिवार से अलग एक संबंध बनता है ना, ये हमारे परिवार में नहीं आता है, ये हमारे परिवार से कुछ अलग हटके जो एक संबंध बनाया जाता है, इसे दोस्त बोलते हैं। और ये दोस्त वो दोस्त होते हैं जो आपकी एक फैमिली ही बनती है, जो आपकी फैमिली के अलग से एक नई फैमिली जो आप बनाते हैं, जिन्हें हम मित्र मंडल, हमारा आजकल जो वर्ड चलता है मित्र मंडल, ये पूरी एक फैमिली का स्ट्रक्चर बनता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे परिवार से अलग बनता है, जिसमें हमारे दोस्त होते हैं, हम होते हैं, और उनके साथ हम कुछ मनोरंजन करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनसे हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको शेयर करते हैं। ताकि देखिए, हम कुछ प्रॉब्लम्स को अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते, मगर हर प्रॉब्लम्स को हम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त एक ऐसा रहता है जो हमको समझता है और हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझता है। क्योंकि सच्चे मित्र वो ही होते हैं जो आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे और हंस के उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करें, है ना। ऐसे ही आप किसी और के फ्रेंड्स होते हैं जो आप भी उनकी प्रॉब्लम्स को हंस कर दूर करने में उनकी मदद करते हैं। जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता पाते हैं, ऐसे ही वो उनकी प्रॉब्लम्स आपको बता पाते हैं ना। तो ये भी आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। तो दोस्त जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, इस तरीके से दोस्त एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। दोस्तों के बीच रिश्तों और दोस्ती भी रहती है। दोस्त जो रहते हैं हमारे साथ, वो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जो भी सिचुएशन होती है, उन सबको फेस करने में हमारी मदद करते हैं। और ये हमारा एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, जो भी एक हमारा छोटा सा अलग से परिवार का निर्माण कर देता है। तो दोस्ती भी एक परिवार ही तरह होती है, जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे दोस्तों का एक नया परिवार बनाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दुनिया में दोस्ती ही वह रिश्ता है जिसमें हम अपनी रुचि के आधार पर, है ना, साथी मित्र साथी चुन सकते हैं। क्या है? दोस्ती एक हमारा अलग से एक वह रिश्ता है, मतलब दोस्ती एक अलग रिश्ता ही होता है, मतलब पूरे एक अलग ही होता है वो, जिसमें हम अपनी रुचि के अनुसार, देखिए अगर हम हमारी फैमिली में रहते हैं तो कुछ चीज़ हमें हमारी रुचि के अनुसार करते हैं, और कुछ हमारी इस ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन के अनुसार नहीं होती। मगर दोस्त में एक ऐसा रहता है जो हम हमारे मन के अनुसार बना सकते हैं कि नहीं, ये हमारा दोस्त बन सकता है, ये दोस्त हमारा नहीं बन सकता। और उसके साथ करने वाले जो भी बिताए हुए जो पल होते हैं वो हमारे मन के अनुसार बीते हुए होते हैं। ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलना, रुचि के अनुसार होते हैं, है ना। हर कोई अपनी पसंद के दोस्त चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। ये कितनी प्यारी बात है कि हर इंसान अपने पसंद के दोस्त चुनने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। दोस्त अपने मन से बना सकता है, दोस्त उसे जैसे दोस्ती पसंद है उस तरीके के दोस्तों को वो अपने साथ रख सकता है और अपने दोस्त बनाकर रह सकता है ना। कोई भी, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़बरदस्ती दोस्त नहीं कर सकता है, दोस्ती नहीं कर सकता। आप दोस्त हैं, आपको पसंद तो ये है कि हमारा कोई अच्छा दोस्त बने, और आपको कोई व्यक्ति पसंद भी है कि हम इसे अपना दोस्त बनाएं, मगर वो आपका दोस्त नहीं बनना चाहता तो वो भी स्वतंत्र है कि मुझे आपको दोस्त नहीं बनाना, तो वो भी स्वतंत्र है और आप स्वतंत्र, ये आप उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये कितना प्यारा रिश्ता है जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, सब अपने मन से स्वतंत्र रूप से अपने दोस्तों को बना सकते हैं, है ना। दोस्त बच्चे के समग्र विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अब दोस्त जो होते हैं वो आपके बच्चों के किस तरीके के दोस्त हैं, उनके व्यवहार कैसे हैं, और उनके माता पिता द्वारा, जो आपके बच्चों के दोस्त हैं उनके माता पिता द्वारा कैसा उन बच्चों को व्यवहार आचरण दिया जा रहा है, ये भी बहुत मायने रखाता है। अपने बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बचपन के और किशोर अवस्था में फलदायी समाज संबंध बच्चों के समग्र व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब बचपन और किशोर अवस्था में फलदायी जो सामाजिक संबंध होते हैं, मतलब बचपन में ही, और आपकी किशोर अवस्था मतलब जब वो 15 साल 16 साल की अवस्था में रहता है तो उसे किशोर अवस्था बोलते हैं। संबंध में समग्र व्यक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है, मतलब हमारे जो बच्चों के विकास और उसका जो मानसिक जो विकास हो रहा है उसे बनाने में मदद करता है, मनोवैज्ञानिक विकारों से बचाता है। बच्चों के दोस्त जो रहते हैं अगर वो उनके व्यवहार वगैरह अच्छे हैं तो बच्चों के जो मनोवैकारिक, मतलब मन में उठने वाले जो भी अनगिनत प्रश्न
हैं उनको सॉल्व करने में भी मदद करता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अरस्तु के अनुसार अगर हम मित्र देखें, किस तरीके मित्र कौन होता है, अगर हम अरस्तु के अनुसार देखें, किसके अनुसार देखें, अगर हम अरस्तु के अनुसार देखें मित्र कैसे होते हैं, तो अरस्तु के अनुसार तो उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से अरस्तु ने अपने दोस्तों को बांटा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे उपयोगिता की मित्रता, है ना। कौन सी उपयोगिता? कुछ चीज़ उपयोगिता के लिए भी की जाती है। इस प्रकार की मित्रता में 2 व्यक्ति अपने अपने हित के लिए मित्रता रखते हैं। ये क्या होता है? जैसे बिजनेस है ना, बिजनेस में हम 2 पार्टनर बने, है ना, दोस्त बने। बिजनेस में अगर हम पार्टनर बने तो वो हमसे क्यों जुड़ा है? क्योंकि हम में जो काबिलियत है ना, तो वो उसके लिए हमें जुड़ा है, और हम उससे क्यों जुड़ रहे हैं कि हम उसमें वो काबिलियत है जो। तो दोनों ने अगर पैसे मिलाकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करा है, 2 व्यक्तियों ने कोई पैसे मिलाकर एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वो दोनों एक दूसरे से अपने मतलब अपने हित के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी होती है? उपयोगिता वाली मित्रता होती। कौन सी होती है? उपयोगिता। ये अरस्तु के अनुसार बताया जा रहा है। खुशी की दोस्ती। अब खुशी की दोस्ती कैसी होती है? इस तरह की दोस्ती में लोग सामान्य रुचि और खुशी समझा करते हैं। क्या है? कुछ दोस्ती ऐसी लेती है अपनी खुशी के लिए, हम कुछ बहुत सारे लोगों को दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ रहना, उनसे बातें कर लेते हैं। तो कुछ दोस्ती जो होती है वो हमारे मन की सुकून के लिए हम दोस्तों को बनाते हैं। वे एक दूसरे के साथ खुशी के पल साझा करते हैं, और वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ खुशी के पल को क्या करते हैं? साझा करते हैं। और कुछ होते हैं अच्छे की दोस्ती। अब अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? इस तरह के दोस्त जो होते हैं, इस तरीके के दोस्त जो होते हैं वो 2 दोस्त एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते हैं। क्या है? इस तरीके के जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या रखते हैं? परस्पर सम्मान की भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, है ना। अपने दोस्तों के प्रति आदर रखते हैं, भाव रखते हैं, ताकि वो अपने दोस्तों को एक सही अच्छे आचरण में ढाल सकें। इस तरह की दोस्ती आपसी हित और खुशी के कारण नहीं होती। और इस तरह की जो दोस्ती जो होती है ना, तो वो हित के लिए होती है और ना ही खुशी के लिए होती, बस जो हमारी ज़िंदगी में बनी रहती है और जो हमारे संकट, हमारी प्रॉब्लम्स में हमको क्या करती है? हेल्प करती। तो इस प्रकार 3 प्रकार की दोस्ती किसने बताई है? अरस्तु ने। सबसे पहले उपयोगिता की, मतलब पार्टनरशिप की दोस्ती है, दोनों अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे को दोस्त बनाकर बैठे हैं। दूसरी आपकी खुशी जो आएगी, है ना, वो किस तरीके से होगी? खुशी, केवल खुशी के लिए दोस्त बनाए जा रहे हैं। हाँ, हम बहुत से लोगों को पसंद नहीं है ढेर सारे दोस्त बनाना, है ना, ढेर सारे दोस्तों, अलग अलग दोस्तों को बनाना। ये किसके लिए? तो बस खुशी के लिए बनाई जाती है। और कुछ होते हैं अच्छे दोस्त होते हैं जो हमारे जीवन में होने वाले हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हमारी मदद करते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्त होते हैं। अब देखिए रिश्तेदारों को देखते हैं। अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा? बच्चों के लिए हमने दोस्त देखे, है ना, बच्चों के परिवार। सबसे पहले तो हमने परिवार देखा, परिवार के बाद क्या देखा? परिवार की विशेषताएं देखी, फिर परिवार के कार्य देखा, बच्चों के पालन में परिवार की विशेषताएं देखी, फिर हमने दोस्त देखे। दोस्त में भी अलग अलग जो हमारे हम बोल सकते हैं, जैसे ऑक्सफर्ड ये जो आपकी डिक्शनरी है उसने भी दोस्तों को अलग बताया है। फिर इसके बाद हमने अरस्तु के अनुसार देखा, अलग अलग लोगों के साथ दोस्त देखे। अब हमने देखिए अभी रिश्तेदारों को देखते हैं। रिश्तेदार और उनसे संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, रिश्तेदार और उनसे संबंधित जो रिश्ता होता है उनको देखते हैं। देखिए ज़रा, रिश्तेदार समाज या परिवार में वह व्यक्ति होते हैं जो रक्त संबंध, विवाह, भावना या भावनाओं आदि के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या है? रिश्तेदार कैसे होते हैं? देखिए रिश्तेदार जो होते हैं वो परिवार में जो व्यक्ति होते हैं या तो वो रक्त संबंधित होते हैं, है ना, या तो विवाह से, जैसे हमने एक दूसरे जैसे किसी का विवाह हुआ तो उसके परिवार वाले, फिर उनके जो परिवार से संबंधित है। लड़की, अगर आपके यहाँ कोई बच्चे की शादी हो रही है, यानी लड़की की शादी हो रही, तो आपकी जो बहू आएगी, है ना, आपकी जो रहेंगी जो आएंगी, तो इनकी जो फैमिली रहेगी उसके सारे रिश्तेदार इनके हो जाएंगे। इनसे संबंधित जो भी रहेगा वो रिश्तेदार इनसे भी संबंधित हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है? नई बहुत बड़ा परिवार का विस्तार होता चला जाता है ना। जो संबंध है ना, जो संबंध एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जाते हैं, और हमारे रिश्तेदार भी कैसे होते जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं, और उनसे संबंधित जो भी लोग होते हैं वो हमारे से जुड़ते चले जाते हैं। फिर इसके बाद रिश्तेदार और रिश्ते में बच्चे की वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। जो रिश्ते होते हैं और रिश्तेदार होते हैं वो बच्चों के विकास और वृद्धि को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं जो बच्चों को अच्छी सलाहें देते हैं, और कुछ ये होते हैं वो अपनी सलाहों को दूसरों पर थोपने की क्या करते हैं? बातें करते हैं ना। कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के बच्चों पर क्या करते हैं? है ना, फोर्स करते हैं। याद रखिए, दूसरों के बच्चों को फोर्स करते हैं, या उनके घर में कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसे बढ़ाने के लिए भी करते हैं ना।
तो सब प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, कुछ अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं और कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको परमानेंट ही नीचे दिखाने की बातों को सोचते रहते हैं। बच्चे और उनके बातचीत करके और उनका अवलोकन करके प्रारंभिक संचार कौशल पारस्परिक संबंध विकसित करते हैं। अब बच्चों से बात करके उनकी क्या रुचि है, उनको क्या बनना है, उनको किस फील्ड में आगे जाना है, तो रिश्तेदार उनसे बात करते हैं, उनकी रुचि को परखते हैं, उनके बारे में जानते हैं ना। इस तरीके की जो भी हम बोल सकते हैं बातें होती हैं, ये सब क्या होता है, रिश्तेदारों द्वारा हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। याद रखिएगा, बच्चों के विकास के लिए हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, हम बोल सकते हैं 50% इनकी जिम्मेदारी होती है, 50% इनका काम होता है कि हमारे बच्चों के विकास किस तरीके से हो रहा है उस पर इनकी मतलब हम बोल सकते हैं संबंध होता है इनका, और इनकी जिम्मेदारी होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो, परिवार और अपने रिश्तेदारों को देखकर बच्चा जीवन के प्रति है ना दृष्टिकोण, सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता, संस्कृति, फिर इसके बाद धर्म, प्रथा, परिवार, समाज, पारंपरिक प्रति जरूरता और गुणों का विकास होता है। जो हमारे रिश्तेदारों को देखकर, हमारे रिश्तेदारों का जैसे कोई बच्चा है, उनके घर का स्टैंडर्ड अलग है, उनके रिश्तेदारों का स्टैंडर्ड, तो बेचारा वो मैच करने में लगा रहता है, या उनका स्टैंडर्ड हाई है, इनका लो है, तो वो हाई लो वाला स्टैंडर्ड चलता रहता है। ये सारी सहानुभूति, फिर दृष्टिकोण, देखने का तरीका, अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को देखने का तरीका, उनकी हम बोल सकते हैं उसके बाद सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति, किस तरीके की भावना रख रहा है वो, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। करुणा, है ना, उनके प्रति दुख सुख में उनकी हेल्प करना, संवेदनशीलता, संस्कृति, धर्म, उनके धर्म में कौन सा धर्म है वो भी आपके मायने रखा, उस धर्म के अनुसार बच्चों को किस तरीके से ढाला जा रहा है ये भी मायने रखाता है। घर की प्रथाएं, किस तरीके से प्रथाएं हैं, बच्चे उन प्रथाओं का पालन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी डिपेंड करते हैं आपके रिश्तेदार और फैमिली की जो भी ज़रूरत होती हैं उन पर। अब उनकी ज़रूरतों के जो गुण हैं उनको देखा जाता है, उनके प्रति उनको बच्चों को सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ किस में मिलती है, हमें रिश्तेदारों से देखने को मिलती है ना। ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। तो हमने जो देखा था, मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, ताकि आगे बढ़ने से पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको मैं एक बार बता देती हूँ। चलिए, तो देखिए, हमने सबसे पहले तो फैमिली के टाइप्स देखे थे, है ना। फैमिली के पूरे टाइप्स एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने फैमिली के टाइप्स देते, 5 प्रकार की हमने फैमिली देखी थी। सबसे पहले हमने एकल परिवार देखा था। एकल परिवार के बाद हमने क्या देखा था, आपका विस्तारित यानी जो संयुक्त परिवार है, जिसमें दादा दादी, है ना, फिर इसके बाद बच्ची, अन्य रिश्तेदार, हमारी बुआ भी रहती है, शादी नहीं होती है, फिर चाचा चाची रहते हैं, ये सब लोग हमारी क्या होते हैं, विस्तारित। फिर मातृ स्थानीय, जिसमें माँ जो होती है वो हेड होती है फैमिली की, है ना, ये बताया था मैंने। पितृ स्थानीय जो होता है, जिसमें पापा जो होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के। फिर इसके बाद आएगा सजातीय परिवार। सजातीय मतलब एक दूसरे से रिश्ते जुड़े हों और एक दूसरे से संबंध जुड़ते चले जा रहे हों, ये सजातीय परिवार हो जाएगा। फिर मैंने परिवार के आपको कार्य बताए थे, है ना, परिवार की विशेषताएं बताई थी कि कौन कौन सी विशेषता होती है परिवार की। फिर हमने विशेषताएं देखी थी पूरी परिवार की कि उन लोग क्या क्या विशेषता थी परिवार की। फिर इसके बाद परिवार की विशेषताओं के बाद हमने देखा परिवार के कार्य देखे थे। फिर हमने क्या देखे, परिवार के कार्य देखे। परिवार के कार्य के बाद क्या देखा फिर हम लोगों ने, परिवार के पूरे कार्य। फिर बच्चों के विकास में जो इनकी मेन भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने, है ना, कि बच्चों के विकास में परिवार का क्या योगदान है, ये देखा हम लोगों ने। फिर परिवार के योगदान के बाद फिर इसके बाद हमने देखा आपका दोस्त स्टार्ट हो गए थे। फिर हमने हमारे दोस्त देखा कि दोस्ती किस प्रकार से दोस्त हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, है ना, दोस्तों को क्या बताया, ये भी हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। फिर इसके बाद ये आपके अरस्तु के अनुसार भी हमने दोस्त देखे थे। 3 प्रकार के मित्र जो थे वो अरस्तु के अनुसार देखे थे, है ना। उपयोगिता के आधार पर मित्र देखे थे। फिर खुशी की जो दोस्ती होती है उसके आधार पर हमने दोस्त बनाए थे। फिर इसके बाद हमने देखा आपके बताए, फिर मैं अच्छे दोस्तों के बारे में बताएं। फिर हमने देखा कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमारे बच्चों के विकास में किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये भी हमने देख लिया था कि बच्चों के रिश्तेदार जो होते हैं हमारे बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को मतलब जो होती है ऐसी अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो बहुत आगे बढ़ सकें, और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने देते।
फैमिली होती है और फैमिली में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आपकी जो भी फैमिली होगी उसमें आपको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिनके साथ आपके बच्चे जो रहें वो मिल के रहें, है ना। कुछ हमारी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं, मगर यह है कि आपकी फैमिली का माहौल आपके बच्चों को आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में और उनके विकास में किस तरीके से भूमिका निभा रहा है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे, मैंने अभी तक आपको बताए हैं फैमिली से संबंधित। हमारा जो फैमिली है, संयुक्त परिवार वाले जो हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, ये हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथियों, आज का जो हमारा एक पहला टॉपिक था आपका ईवीएस में मित्र और परिवार, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप इन पीडीएफ्स को भी ले सकते हैं। आपकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे विद्यालयपुर के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितनी यूज़फुल है। जाने से पहले एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ आज आपकी क्लास कैसी लगी, आपका नया टॉपिक कैसा लगा है, और ये आपकी अब रेगुलर डलने वाली हैं क्लासेस। 2 टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। हम मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, एमपी टेट के लिए जो भी मैथ रहती है तो वो मैथ को भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट करवा सकें। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट मिले। तो आपको कैसी लगी क्लास, नए लोग हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी इतनी अच्छी क्लास, इतनी प्यारी क्लास जो फैमिली से रिलेटिव है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा ही टॉपिक था जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ऐसे ही मैं क्लासेस ला के आपको सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दूँगी। अभी हम थ्योरिकल ही ले रहे हैं, ताकि देखिए अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, पहले आप थ्योरी समझ लेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जब तक हम थ्योरी नहीं समझेंगे उनके एमसीक्यूज हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम थ्योरी, ज़्यादातर लोग आपको है ना एमसीक्यूज फॉर्म में करवा रहे हैं और मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आई हूँ। थ्योरी इसलिए ज़रूरी होती है, जब तक हम थ्योरी अंदर डीपली नहीं पढ़ते हैं तो हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब तो हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जब हमारा पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम क्या लेकर आएंगे, आपके थ्योरिकल लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी इसे बताना ना भूलें। जय हिंद साथियों, कल फिर मिलते हैं।